दोस्तों, हमारा भारत देश दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला ही नहीं बल्कि दुनिया का युवा देश भी है, जहाँ पिछले कुछ वर्षों से देश की डेवलपिंग पर काम हो रहे हैं, लेकिन डेवलप ही नहीं हो पा रहा। वहीं दुनिया के कुछ छोटे देश है जो हमारे देश से 50 साल आगे भविष्य में जी रहे हैं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जापान देश की। जापान हमारे राजस्थान स्टेट के कुर्सी बड़ा है और जिस तरह इंडिया में 1946 के बंटवारे का दुख सहन किया था, वैसे ही जापान को भी 1945 में दो एटम बम के हमले को भी झेलना पड़ा था। फिर भी जापान की टेक्नोलॉजी से लेकर और एजुकेशन से लेकर इनोवेशन का मुकाबला हम भारतीय क्यों कर नहीं पा रहे। और दोस्तों, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जापान के लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, तो आप गलत है। इसके कौन से रीजन है जिस वजह से वो इंडिया नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट भी कर लीजिए। जापान और इंडिया का इतिहास तो सेम ही है, लेकिन दोनों कंट्रियों में प्रेजेंट टाइम में जमीन आसमान का अंतर है। जापान भले ही इंडिया के मुकाबले जमीन के मामले में छोटा है, लेकिन और चीजों में भारत से काफी आगे है। यहाँ पर आपको मैं जापान के बारे में जो मिथ्स है उसके बारे में बताता हूँ। इनमें से पहला है कि जापान के लोग बहुत मेहनती है, इसलिए वो देश इतना आगे है। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक अगर हार्ड वर्किंग रीजन होता तो मैक्सिको को सबसे ज्यादा विकसित कंट्री होना चाहिए था। 2015 के एक आंकड़ों के मुताबिक यह जापान के वर्कर्स सालाना एवरेज 1719 आवर्स काम किया है, वहीं मैक्सिको के वर्कर्स ने 2246 से भी ज्यादा घंटे एवरेज काम किया है। इससे एक बात साफ होती है कि मेहनत कितनी की जाए उससे ज्यादा कहाँ की जाए वो मायने रखता है। और यह भी कहा जाता है कि जापान अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में भी डेवलप हुआ है। जापान जितना इंपोर्ट करता है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। इसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। लेकिन ट्रेड सरप्लस से देश विकसित हो जाए इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। उदाहरण के तौर पर रशिया का ट्रेड सरप्लस 41 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। ईरान का भी ट्रेड सरप्लस 21 बिलियन डॉलर है, जबकि अमेरिका और यूके जैसे देश ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं बल्कि इंपोर्ट करते हैं। यहाँ यूएस का ट्रेड डेफिसिट का मतलब यह होता है कि एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा किया हो। ऐसे में यूएस का 500 बिलियन डॉलर है, वही यूके का ट्रेड डेफिसिट 91 बिलियन डॉलर है। अब आप ही बताइए इनमें से ज्यादा डेवलप कौन है। अब इन लिस्ट को पीछे छोड़कर हम जानते हैं कि आखिर क्यों जापान इंडिया से ज्यादा विकसित है। कैमरे से लेकर कैलकुलेटर तक और वॉच से लेकर प्रिंटर तक, बाइक से लेकर कार तक, जापान इसकी हर प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जापान ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिजाइन में कई साल लगाकर उसको परफेक्ट किया है। 19वीं सदी में जापान ने रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। अब छोटे से देश के लिए जिसमें एग्रीकल्चर के लिए जमीन की भी कमी है, वहाँ फास्ट रिनोवेशन भी जरूरी था। जापान ने अपने सिर्फ मार्केट में ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका के भी मार्केट और कस्टमर को समझा और उसकी जरूरतों के मुताबिक ड्यूरेबल प्रोडक्ट देने की कोशिश की। यही कारण है कि दोस्तों कि आप दुनिया में कहीं भी हो और कोई ना कोई तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव ड्यूरेबल और जापानी प्रोडक्ट आपको अपने आसपास मिल ही जाएगी। जहाँ एक समय पर टोयोटा कार जो जापानीज कार मेकर है उसका अमेरिका के कार मेकर्स मजाक उड़ाया करते थे, और आज टोयोटा दुनिया में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बन चुकी है। जापान में बहुत समय से पहले हाईटेक टॉयलेट चलते हैं। ये हाईटेक टॉयलेट आपकी बॉडी को भी चेक करके आपको बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में कई प्रोडक्ट है जिन्हें आप अब भी रिनोवेट मानेंगे, लेकिन जापान में कई दशकों से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जापान में हर रोज रिनोवेशन के नाम पर नई तकनीक हमारे सामने लाता है, जबकि हमारे देश टेक्नोलॉजी में करीब करीब दूसरे देशों पर निर्भर है। जापान में 210 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन है जो 1964 में शुरू हो गई थी, जहाँ हमारे पास सिर्फ 160 किलोमीटर प्रति आवर की अधिकतम स्पीड वाली फास्टेस्ट ट्रेन है। वही हमारे पास अहमदाबाद मुंबई में भविष्य में चलने वाली बुलेट ट्रेन जापानी टेक्नोलॉजी और उसी के पैसों से सहायता से बनाई जाएंगी। अब अगर इकोनॉमी की बात करें तो जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि इंडिया 5वें नंबर पर है। जापान में यहाँ औसतन व्यक्ति के सालाना 36 लाख रुपए यानी कि महीने में 3 लाख रुपए तक कमाता है, और वहीं भारत में प्रति व्यक्ति सालाना 1.5 लाख रुपए कमाता है यानी कि मंथली 12,000 रुपए। अब दोस्तों, इसका मतलब यह है कि एक जापान व्यक्ति एक महीने में इंडिया के 2 व्यक्ति के साल के बराबर सिर्फ 1 महीने में कमा लेता है। अब इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों है? इतने छोटे से देश में इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे? तो हम उसको एक उदाहरण की मदद से जानते हैं। अब आप मान लीजिए कि आप कपड़े के व्यापारी है और मैं एक कपड़े की फैक्ट्री से आता हूँ। अब मुझे कपड़ा बनाने के लिए कपास खरीदना है, जिसका भुगतान मैं बैंक से लोन लेकर करूंगा। आपसे 1 लाख रुपए का कपास खरीदा, जिससे मुझ पर 1 लाख रुपए का लोन चढ़ गया और आपको 1 लाख रुपए की इनकम हो गई। अब यहाँ पर मेरा कर्ज आपकी कमाई बन गई, और इसी तरह कोई और लोन लेकर मुझसे कपड़ा खरीदेगा तो उसका लोन मेरी इनकम बन जाएगी, जिससे मेरा बिजनेस और घर परिवार सब चला पाऊंगा और साथ ही इन्वेस्टमेंट भी करूंगा। तो दोस्तों, मॉडर्न इकोनॉमी इसी क्रेडिट सिद्धांत पर काम करती है, जहाँ वर्तमान में 95% पैसा क्रेडिट से आता है। असल में जापान में इसी तरह क्रेडिट एक्सपेंसिव की पॉलिसी को अपनाकर जापानियों की इनकम, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो जापान को और मुकाम तक पहुंचाया है। जापान की बैंक ने बहुत कम ब्याज में लोन दिया,
जिससे बहुत ही बड़ी मात्रा में बिजनेस स्टार्टअप शुरू हुए। साथ ही इन्वेस्टमेंट की जापान में आंधी आ गई, जिससे जापान को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाया। जापान में आज भी बैंक लोन रेट बहुत कम है, जहाँ हमारे भारत में लोन रेट लगभग 9% के एवरेज से रेशियो पर मिलता है, वही जापान में लोन 1% के नीचे ही मिलता है। इसलिए आर्थिक आजादी के रिनोवेशन के अलावा और भी कारण है जो इन छोटे आइलैंड को हमसे बेहतर बनाता है। तो आइए जानते हैं इन सभी कारणों को। इनमें से सबसे पहला कारण है जापानी संस्कृति को आपसी सम्मान देना, जिसमें बलिदान और पकड़े हुए काम को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। जापानी हमारी तरह टेम्परेरी फिक्सिंग या जुगाड़ नहीं करते। जापान में सामाजिक संतुलन और समर्पण की एक अद्भुत संस्कृति है जो इन लोगों को आगे बढ़ने में मदद करती है। हम यहाँ आपस में झगड़ते रहते हैं, इसकी वजह से डेवलपर पर कोई नहीं ध्यान दे पाता। नंबर 2, जापान का एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया से बहुत ही अलग है। जापान के स्कूल में साइंस एंड मैथ्स पढ़ने से पहले बच्चों को समाज के लिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक ट्रेनिंग मिलती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापानी स्कूल में बच्चा जब तक 10 साल का नहीं होता तब तक उसका कोई एग्जाम नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में फर्स्ट स्टैंडर्ड से एग्जाम होती है। जापानी एजुकेशन सिस्टम का एक ही गोल होता है कि उस व्यक्ति को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा सके। और हमारे भारत में सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, और ये है कि लोगों को शिक्षित करना, यानी कि आपने पढ़ना लिखना सीख लिया तो आप एजुकेटेड हो गए। यही कारण है कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री के मुताबिक उनके पास कोई स्किल नहीं होती। जहाँ जापान के लोगों को स्किल्ड बनाया जाता है, इस तरह की ट्रेनिंग उन्हें स्कूल में ही दी जाती है। जापान की डेवलपमेंट का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है करप्शन। जापान में करप्शन ना के बराबर है। लोग अपने काम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी ईमानदारी से करते हैं, और किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसका एक मुख्य फैक्टर होता है। वही हमारे भारत में करप्शन बच्चे पैदा होते ही उसकी नसों में भर दिया जाता है। एडमिशन के लिए पैसा देते हुए अपने बाप को देखता है, वो आगे क्या कुछ नहीं करेगा। नंबर 4, जापान किसी भी देश का गुलाम नहीं बना, और किसी भी देश की हिस्टोरी के लिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। इस चीज की वजह से उनके लोगों को रिनोवेट करने का एक मौका दिया, जहाँ जापान ने कई देशों पर राज भी किया। और दूसरी तरफ हमारे भारत अलग अलग ताकतों का 700 साल तक गुलाम रहा। नंबर 5, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ इसका मुख्य फैक्टर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करना। जापान अपनी जीडीपी का 3% ज्यादा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एलोकेट करता है, जबकि भारत की अपनी जीडीपी का 1% तक भी एलोकेट नहीं करता। जब हम किसी भी टेक्नोलॉजी को रिवर्स करके कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन नई इन्वेशन के लिए मोटे माहौल, नेटवर्क और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर चीन बहुत बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ एक और हम भारतीय अपनी नीति प्रगति को ही देश की प्रगति समझते हैं, वही जापानीज देश की प्रगति को ही अपनी प्रगति समझते हैं। वहाँ के लोग हर काम को बड़े ढंग से और सिस्टमेटिक से करते हैं। लेकिन यहाँ जापान के कुछ डाउनफॉल भी है। अब दशकों के विकास के बाद अब अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है, बर्थ रेट नेगेटिव है, और डिप्रेशन, सुसाइड एक आम बात है। और आजादी के इन 17 वर्षों में हमने कई उपलब्धियां हासिल की है। उम्मीद है कि हम अगले दशकों में हम वहाँ जल्दी पहुँच पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए, और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।